नमस्कार। आइए आज एक ऐसे दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं जो हमें उस क्षेत्र में ले जाएगा जिसने सही मायनों में पूरे भारत की कहानी को गढ़ा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जो प्राचीन साम्राज्यों के उदय से लेकर हमारी आज़ादी की लड़ाई तक हर बड़ी ऐतिहासिक घटना का केंद्र रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो चलिए सीधे इस बात पर आते हैं। आखिर कैसे एक अकेले भौगोलिक क्षेत्र ने हजारों सालों के भारतीय इतिहास को आकार दिया? मतलब ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है। हमें ये समझना है कि कैसे यहाँ की नदियों, उपजाऊ जमीन और यहाँ के लोगों ने मिलकर एक ऐसा शक्तिशाली मंच तैयार किया जिसने पूरे उपमहाद्वीप की दिशा ही बदल कर रख दी। इस पूरी चर्चा के दौरान हम 4 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले महाजनपद काल, फिर हम देखेंगे अवध के नवाबों का दौर, उसके बाद 1857 की महान क्रांति और आखिर में इस क्षेत्र के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, महाजनपद काल यानी संगठित राज्यों का उदय। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और 600 ईसा पूर्व में चलते हैं। तो 600 ईसा पूर्व के आसपास हो क्या रहा था? उस समय भारत में घुमंतू और कबीलाई समाज धीरे धीरे स्थायी कृषि समुदायों में बदल रहा था। अब इस शब्द महाजनपद को ही ले लीजिए। महा यानी विशाल और जनपद मतलब जहां जनता का निवास हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये इतने बड़े राज्य अचानक बने कैसे? खैर, इसका सबसे बड़ा कारण थी लौह क्रांति। जब इंसानों ने लोहे के औजारों का इस्तेमाल शुरू किया तो घने जंगलों को काटना और गहरी जुताई करना बहुत आसान हो गया। जाहिर है, इससे खेती में पैदावार भी बढ़ी। इसी सरप्लस अनाज ने व्यापार को बढ़ाया, नए नगरों को जन्म दिया और आखिरकार इन विशाल राजनीतिक संस्थाओं को खड़ा कर दिया। बौद्ध ग्रंथों की माने तो उस समय पूरे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उन 16 में से 6 महाजनपद तो सीधे तौर पर आज के वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमाओं में ही आते थे। जैसे काशी, जो अपने शानदार वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता था, फिर कौशल, जहां राजा प्रसेनजित का शासन था। इसके अलावा वत्स, मल्ल, शूरसेन और पांचाल। सोचिए, ये दिखाता है कि उस समय भी गंगा यमुना का ये दुआब क्षेत्र शक्ति और व्यापार का कितना बड़ा केंद्र हुआ करता था। अब इस टेबल में जो सबसे दिलचस्प बात उभर के आती है वो है उस समय की शासन व्यवस्था की विविधता। हम अक्सर सोचते हैं ना कि प्राचीन काल में तो सिर्फ राजा महाराजा ही हुआ करते थे। खैर, कौशल और वत्स जैसे राज्यों में तो वंशानुगत राजतंत्र ही था, ये सच है। लेकिन मल्ल जैसे महाजनपदों ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वे गणतंत्र थे। वहां बाकायदा एक निर्वाचित राजन और एक सभा होती थी जिसे संथागार कहते थे। यहीं पर सारे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। ये वाकई कमाल की बात है कि आज से 2600 साल पहले भी लोकतंत्र के बीज इसी जमीन पर बोए जा चुके थे। समय में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, अवध के नवाब। एक ऐसा दौर जिसने सांस्कृतिक चरमोत्कर्ष से लेकर राजनीतिक पतन तक का सफर तय किया। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, एक नई रियासत उभरकर सामने आई। ये टाइमलाइन हमें अवध के उसी सफर पे ले जाती है। देखिए, 1722 में सादत खान ने एक सैन्य कूटनीतिज्ञ के तौर पर अवध को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। फिर शुजा-उद-दौला का दौर आया, जो बक्सर के युद्ध जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का हिस्सा रहे। 1775 में आसफ-उद-दौला ने राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर दिया और बस यहीं से लखनऊ की उस मशहूर नवाबी संस्कृति का जन्म हुआ जिसे हम आज भी याद करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये सफर 1856 में अंग्रेजों द्वारा अवध के विलय के साथ खत्म हो गया। आसफ-उद-दौला के दौर को समझने के लिए बस ये एक कहावत ही काफी है, जो आज भी लखनऊ की गलियों में सुनने को मिल जाती है, जिसको न दे मौला उसको दे आसफ-उद-दौला। सच कहूं तो ये उनकी अपार उदारता को दर्शाती है। जब भयंकर अकाल पड़ा था तो लोगों को रोजगार देने के लिए ही उन्होंने शानदार बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण करवाया था। ये वाकई अवध के सांस्कृतिक स्वर्ण युग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां शानदार वास्तुकला और जन कल्याण दोनों एक साथ चल रहे थे। अब आते हैं वाजिद अली शाह पर, जो अवध के अंतिम नवाब थे। वे कथक नृत्य, संगीत और साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते थे। लेकिन 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और नवाब को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। नवाब के जबरन निर्वासन की वजह से जनता और सैनिकों के भीतर एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक आक्रोश पैदा हुआ। और सच कहें तो यही वो आक्रोश था जिसने अगले बड़े ऐतिहासिक बवंडर की जमीन तैयार की। यहीं से शुरुआत होती है हमारे तीसरे पड़ाव की,
1857 की महान क्रांति। ये वो समय था जब बगावत की चिंगारी ने एक भीषण रूप ले लिया। अवध के विलय ने जो चिंगारी सुलगाई थी वो अब एक भयानक आग में बदलने वाली थी। आज़ादी के पहले बड़े संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ सबसे अहम बात है ये तारीख 10 मई 1857। जी हाँ, यही वो दिन था जब मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। देखा जाए तो ये सिर्फ एक सैनिक बगावत नहीं थी, बल्कि ये दशकों से चले आ रहे असंतोष का एक बड़ा विस्फोट था, जो मेरठ से शुरू होकर बहुत तेजी से दिल्ली और फिर पूरे उत्तर भारत में फैल गया। अगर हम इन चेहरों और उनकी जन्मस्थली पर ध्यान दें तो इस क्षेत्र के असली महत्व का एहसास होता है। मंगल पांडे, जिन्हें इस क्रांति का पहला शहीद माना जाता है, वो बलिया के थे। रानी लक्ष्मीबाई, जो आगे चलकर झांसी की रानी बनी, उनका जन्म भी वाराणसी में ही हुआ था। उधर लखनऊ में बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर दी और दिल्ली में विद्रोहियों के कमांडर इन चीफ बख्त खान बिजनौर से आते थे। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं था। ये भूगोल सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि यह उस शुरुआती प्रतिरोध की सबसे मजबूत रीढ़ था। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और संगठित प्रतिरोध। यहां हम देखेंगे कि कैसे संघर्ष के तरीके समय के साथ बदले। भले ही 1857 के विद्रोह को दबा दिया गया हो, लेकिन आज़ादी की लौ बिल्कुल नहीं बुझी थी। 20वीं सदी में आते आते संघर्ष के तरीके पूरी तरह से बदल चुके थे, और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि आज़ादी की लड़ाई आखिर कैसे विकसित हुई। जहां 1857 की लड़ाई मुख्य रूप से स्थानीय शासकों और सिपाहियों द्वारा आमने सामने के सैन्य टकराव पर आधारित थी, वहीं 1920 के दशक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठन उभर चुके थे। अब इनका काम बहुत ही रणनीतिक था और इनके ऑपरेशंस पूरी तरह से गुप्त और वैचारिक होते थे। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव था। इसी नई रणनीति के तहत इस क्षेत्र ने 20वीं सदी के कुछ सबसे महान नायकों को जन्म दिया। शाहजहांपुर के रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को ही देख लीजिए, जिन्होंने 1925 में काकोरी एक्शन को अंजाम दिया। फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने संगठन को नए सिरे से खड़ा किया। उधर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में चित्तू पांडे का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि उन्हें बलिया का शेर तक कहा गया। और इन सब के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनेताओं का उदय भी इसी भूमि से हुआ। मतलब क्रांतिकारी कवियों से लेकर राजनीतिक विचारकों तक की ये पूरी विविधता इसी एक जमीन की देन थी। महाजनपदों के लोहे से लेकर नवाबों की वास्तुकला तक, और 1857 की तलवारों से लेकर 20वीं सदी के वैचारिक संघर्षों तक का यह सफर आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाता है। इन बीते युगों के जो भी बलिदान रहे हैं और जो ये ऐतिहासिक नींव रखी गई है, वो आज के आधुनिक भारत की राजनीति और समाज को किस तरह से प्रभावित कर रही है। सच तो ये है कि इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, बल्कि ये हमारे आज की सबसे गहरी जड़ है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।